Okay, so let's start with the all new topic, which is computational learning theory. और before going into the depth of this topic, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि इसका importance क्या है machine learning में. What is the role of computational learning theory? तो जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, computational learning theory का मतलब होता है कि किस तरीके से हम किसी मशीन के अंदर एक लर्निंग थ्योरी डालते हैं, राइट? कैसे हम किसी मशीन को कंप्यूटेशनल मशीन को जो है वो लर्नेबल बनाते हैं. सो इसका सबसे पहला एस्पेक्ट होता है, किसी भी मशीन का जो सबसे पहला एस्पेक्ट होता है वो होता है टू अंडरस्टैंड, उसको समझाना, किस तरीके से मशीन को समझाया जाए. तो अब क्या समझाना पड़ेगा? अब अगर अपनी अपनी ही बात करें, हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, तो सबसे पहले इंसान को जब लर्निंग दी जाती है तो उसकी लर्निंग में जो सबसे पहला टास्क होता है वो क्या होता है कि उसको समझना है. यानी जब भी वो कोई चीज लर्न करने जा रहा होता है तो सबसे पहले वो समझता है, उस पर्टिकुलर चीज का एक हाइपोथेसिस स्पेस क्रिएट करता है, राइट? और उसके बाद उस समझ के अंदर वो क्या क्या काम करता है, यानी what he is actually doing within the space of understanding. वो जो अंडरस्टैंडिंग का जो उसने स्पेस जो बाउंड्री खींची है, उस बाउंड्री के अंदर वो करेगा क्या क्या. तो देखिए, व्हाट काइंड ऑफ टास्क आर लर्नेबल. देखिए, जैसे सपोज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक बात बताता हूं कि आप सपोज करिए घर से, अपने घर से यहां तक आएंगे, कॉलेज तक आएंगे, राइट? और घर से कॉलेज तक आने में आपको कई इंफॉर्मेशन मिलेगी, कई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप 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 जिसको इनकाउंटर करोगे. जैसे सपोज करिए आप घर से जब आ रहे हो तो आपको ढेर सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, घर से आ रहे हो आपको ढेर सारे घर मिलेंगे, और आपको ढेर सारे लोग चलते हुए मिलेंगे, ढेर सारी कार्स मिलेंगी, बसेस मिलेंगी, ढेर सारी चीजें मिलेंगी. लेकिन आप अंडरस्टैंड किन किन चीजों को करोगे या लर्न किन किन चीजों को करोगे? आप देखोगे तो सब कुछ, यानी आपका जो हाइपोथेसिस स्पेस रहेगा और जो सबकॉन्शियस माइंड का जो हाइपोथेसिस स्पेस रहेगा, जो बाउंड्री रहेगी, वो तो बहुत बड़ी रहेगी. वो इतनी बड़ी रहेगी कि जितनी भी चीजें आपके थ्रू पास हो रही हैं वो सब कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग में जाएगा. लेकिन उस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग में देयर आर सम रेलेवेंट things, there are some relevant data which you will memorize, जिसको तुम समझ पाओगे, जिसको तुम मेमोराइज कर पाओगे. जैसे सपोज करिए कि रास्ते में जब आप आ रहे थे तो किसी ने बहुत पिक्यूलियर तरीके से अपने व्हीकल का हॉर्न बजाया था. सारे हॉर्न बीप बीप होते हैं, उसके हॉर्न में कुछ एक गाना लगा हुआ था. तो वो जो पिक्यूलियरिटी है अमंग द कॉमन डेटा, वो जो पिक्यूलियरिटी है, जो स्ट्रेंजनेस है डेटा में, उसको आप लर्न करते हैं. तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के कि अंडरस्टैंडिंग के एक हाइपोथेसिस स्पेस में सबसे पहला टास्क जो आप परफॉर्म करते हैं वो क्या करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ टास्क आर लर्नेबल. कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो लर्नेबल है? जस्ट अ मिनट. सो okay, so yes, so second is, what kind of data is required for learnability. What kind of data is required for learnability, यानी जो आप लर्न कर रहे हैं, यानी जो भी आप चीजें लर्न करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सा डेटा रिक्वायर होगा. थर्ड एस्पेक्ट है, व्हाट आर द टाइम स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग एल्गोरिथम, यानी जो भी आप चीज लर्न करने जा रहे हैं. देखिए, हर एक चीज जो भी आपके सामने से, नजरों के सामने से पास होती है, इट इज हैपनिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस. एवरीथिंग इज हैपनिंग विद द इन द डोमेन ऑफ टाइम एंड स्पेस. सो फर्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ, यानी आप टास्क को चूज करेंगे कि आपको कौन कौन से डेटा को लर्न करना है. सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर लर्नेबिलिटी, किस तरीके का डेटा उस लर्नेबिलिटी में रिक्वायर्ड होगा.
थर्ड है कि व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर दैट लर्निंग एल्गोरिदम, यानी स्पेस एंड टाइम। अब सेकेंड टॉपिक में आते, सेकेंड पॉइंट में आते हैं, टू डेवलप एंड एनालिसिस मॉडल्स। तो अभी आपने क्या किया, एक मॉडल तैयार कर लिया, ये तीन एस्पेक्ट को आपने फॉलो करके आपने एक हाइपोथेसिस स्पेस क्रिएट कर ली। जैसे आपने सपोज करिए ये आपका एक्स वाई प्लेन है और आप एक्स वाई प्लेन में एक हाइपोथेसिस स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सपोज ये हाइपोथेसिस स्पेस क्रिएट किया, इस हाइपोथेसिस स्पेस का नाम है अंडरस्टैंडिंग। अब इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर ढेर सारे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, ढेर सारे डेटा सेट्स हैं, ठीक है। ए लाइक दिस, दीज आर द डेटा, दीज आर लॉट्स ऑफ डेटा। अब आपको ये सारे डेटा में आपको देखना है कि इसमें से कौन सा ऐसा, ये ढेर सारे टास्क हैं, अब आपको देखना है कौन सा टास्क इसमें लर्नेबल है। आपने चूज कर लिया, आपने कहा ये टास्क मेरा लर्नेबल है। फिर व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर लर्नेबिलिटी, आपने देखा अच्छा दिस इज रिक्वायर्ड, मतलब दिस टाइप ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड फॉर लर्नेबिलिटी, ठीक है। तो आपने इस टास्क के लिए इसका डेटा असाइन कर लिया। सपोज इसके लिए आपने कोई भी डेटा मान लिया, इंस्टेंस, कोई भी इंस्टेंस डेटा मान लिया आपने, वो आपने असाइन कर लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसी पर्टिकुलर लर्नेबल टास्क के लिए इसका टाइम और इसका स्पेस, जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो तय कर ली। तो कुल मिलाकर के ये एक लर्निंग मॉडल को जन्म देता है, ठीक है, ये एक लर्निंग मॉडल को लीड करता है। अब टू डेवलप एंड एनालाइज मॉडल, अब सेकेंड टास्क क्या होता है, हमको अपना मॉडल को डेवलप करना है और उसको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेवलप एल्गोरिदम दैट प्रोबेबली मीट्स डिजायर्ड क्राइटेरिया। हम ऐसा एल्गोरिदम बनाते हैं जो हमारा जो भी क्राइटेरिया है उसको मीट करे। उसके बाद हम गारंटी देते हैं कि वो जो एल्गोरिदम है वो सक्सेसफुल एल्गोरिदम है, यानी जो भी लर्निंग एल्गोरिदम हमने तैयार किया है वो सक्सेसफुल लर्निंग एल्गोरिदम साबित होगा, अदरवाइज वो लर्निंग नहीं हो पाएगी, वो लर्निंग फिजिबल नहीं हो पाएगी, मशीन विल नॉट बी एबल टू लर्न। तो किस तरीके से एल्गोरिदम को लर्नेबल बनाया जाता है, तो सबसे पहला टास्क है लर्नेबल। सो विच टास्क आर लर्नेबल इन ऑर्डर टू लर्न, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द डेटा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कौन सा टास्क हमारे लिए लर्नेबल है, एल्गोरिदम बनाने से पहले हम टास्क को सेलेक्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि कौन सा टास्क हमारे लिए लर्नेबल है, ठीक है। और फिर उसके बाद what type of data is required and what should be the size of the data, क्योंकि जब भी हम एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर में, इस फ्रेम में एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं कि जो भी हम डेटा ले रहे हैं दैट शुड बी विद इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द मेमोरी ऑफ दिस कंप्यूटेशनल डिवाइस, यानी जो भी सिस्टम में या लैपटॉप में या पीसी में हम अपना एल्गोरिदम चलाएंगे और उसके उसके अंदर जो उसका इंटरनल इनबिल्ट मेमोरी रहेगा, उस इनबिल्ट मेमोरी के से ज्यादा डेटा अगर एक्सीड हो जाएगा तो आपका एल्गोरिदम हैंग हो जाएगा, आपका एल्गोरिदम चलेगा ही नहीं। तो दूसरा काम क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द डेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज रिसोर्स रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, रिसोर्स रिक्वायरमेंट में क्या क्या हो जाएगा, स्पेस एंड टाइम। फिर लास्ट में यानी फोर्थ पॉइंट क्या होता है, डेवलप एल्गोरिदम अंडर सर्टेन क्राइटेरिया और फिर प्रूव्स इट्स गारंटी। तो डिजाइन एन एल्गोरिदम, यानी जब भी आप कोई एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट चीज जो आप ध्यान रखते हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में ध्यान रखते हैं, कॉन्फिडेंस। देखिए, जब आपको कोई चीज लर्न हो जाती है, जब आपको कोई चीज मेमोराइज हो जाती है कायदे से, तब आप कहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और आप कहते हैं कि यस यू कैन आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस स्पेस। हाइपोथेसिस स्पेस का मतलब फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में सब कुछ लर्न कर लेंगे, आपको दुनिया में सारा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्फिनाइट hypothesis spaces हैं and you cannot deal with infinite hypothesis space. You can
choose the particular hypothesis space and you can deal with only that hypothesis space. hypothesis space को अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो इसको हम टॉपिक कह सकते हैं. उस टॉपिक के अंदर उसके अंदर के जो मटेरियल है उसको हम लोग कंप्यूटेशनल लैंग्वेज में, मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में हम लोग उसको डेटा या इंस्टेंस डेटा कह सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है किसी भी एल्गोरिदम का वो होता है कॉन्फिडेंस डेवलप करना, राइट? एंड हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स ऑन फ्यूचर डेटा, दैट इज जनरलाइजेशन. कि आपका जो एल्गोरिदम है, देखिए अगर मैं कहता हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्फिडेंस है, तो मैं क्यों बोलूंगा कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में कॉन्फिडेंस है? क्योंकि मैंने ना सिर्फ उस टॉपिक का हाइपोथेसिस स्पेस यानी ऊपर से उसको रीड किया है, बल्कि मैंने उस टॉपिक के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स थे उनको भी कायदे से पढ़ा है, उनकी भी नॉलेज अच्छे से रखी है. यानी मैंने क्या फॉलो किया है? जनरलाइजेशन. जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू मेमोराइज एनीथिंग. तो कॉन्फिडेंस कब डेवलप होगा? जब आप एक हाइपोथेसिस स्पेस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर के सब टॉपिक्स को स्पेसिफिकली रीड करेंगे, और उसको रीड करने के लिए आपको हर टॉपिक को अलग अलग सेग्रीगेट करना पड़ेगा, हर टॉपिक को अलग अलग डाइसेक्ट करना पड़ेगा. तो मैंने बताया था कि हर टॉपिक को अलग अलग डाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक हाइपोथेसिस स्पेस खींचनी पड़ेगी, उसमें एक हाइपोथेसिस स्पेस बनाना पड़ेगा. फिर उस हाइपोथेसिस स्पेस में ढेर सारे, जैसे सपोज करिए ये मैंने जो हाइपोथेसिस स्पेस बनाया यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का, और यहाँ पर मेरे ये ढेर सारे डेटा हैं, लर्निंग टास्क हैं ये ढेर सारे. अब मुझे इसको जनरलाइज करना है. तो जनरलाइज मैं कैसे करूंगा? मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी, एक लाइन यहां खींच दी, फिर एक लाइन ऐसे खींच दी, फिर इसको डाइसेक्ट कर दिया, और एक लाइन ऐसे खींच दी. अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो मल्टी क्वाड्रेटिक डेटा थे हमारे पास, हो सकता है हमारे पास डेटा स्क्वायर की फंक्शन में आ जाए, हो सकता है हमारे पास डेटा क्यूब के फंक्शन में आ जाए, एक्सपोनेंशियल डेटा चला है. तो ईच एंड एवरी डेटा विद इन दैट हाइपोथेसिस स्पेस is not identical, is extremely different from each other. तो सबको पढ़ने के लिए, in order to get the general idea of each and every data, we need to go with this particular thing, we need to dissect all the data with the border. ठीक है, हम लोग को इसको एक बॉर्डर लाइन से डाइसेक्ट करना होता है, और इस कंडीशन में इस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस स्पेस को हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रॉन. क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रॉन, पीएच. और ये जो पर्टिकुलर पूरा जो हमने इंस्टेंस स्पेस बनाया है, इसको हम लोग कहते हैं वोरोनॉय स्पेस. क्या कहते हैं? वोरोनॉय स्पेस. VOR. I am extremely sorry that I won't be able to write because हम इसमें टच पैड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, हम इसमें कीबोर्ड का इस्तेमाल करके लिख रहे हैं. सो द राइटिंग इज नॉट सो गुड, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? वोरोनॉय स्पेस. तो ये जो कलेक्टिव है इसको हम लोग कहते हैं वोरोनॉय स्पेस, और ये जो हमने अंडरस्टैंडिंग का हाइपोथेसिस एरिया बनाया इसको हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रॉन. तो एक एक करके हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं सारे डेटा को, और उसका स्टडी करना शुरू करते हैं, एंड वन बाय वन वी विल start getting the knowledge of each and every instance, each and every data related to that hypothesis space. और हम कहते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो लर्नेबल हो गया है, यानी हमें लर्निंग प्रोवाइड होगी. और इसी तरीके से सेम कुछ ऐसा ही काम करते हैं हम मैथमेटिकली मशीन्स के लिए. यानी जब हमको मशीन्स में मॉडल तैयार करना होता है, तो अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको बताएंगे कि किस तरीके से मशीन में मॉडल तैयार किया जाता है, राइट? तो सबसे पहला काम क्या है? टू अकम्प्लिश द CLT यानी कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी एल्गोरिदम, वी रिक्वायर द पैक मॉडल. याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसके बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट. तो जब भी हमको कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी को फीजिबल बनाना होता है, राइट, किसी मशीन में हमको यही काम करना होता है जो अभी मैंने आपको इतनी देर में एक्सप्लेन किया.
तो हमको क्या करना होता है, पैक मॉडल बनाना होता है. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैक? Probably, approximately, correct. What is the full form of PAC? Probably, approximately, correct. तो हम कोई भी चीज जब, अच्छा आप एक चीज सोचिए, आप थोड़ा सा इसको रिलेट करिए अपनी नॉर्मल लर्निंग से. जब भी आप कोई भी लर्निंग लेते हैं तो सबसे पहले आप अनश्योर रहते हैं उस चीज के बारे में. जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये चीज ऐसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. ठीक है, तो यू आर इन द प्रोबेबल कंडीशन. तो सबसे पहला जो हमारा मॉडल का जो पहला पॉइंट है, जो पहला पिलर है, वो है प्रोबेबली, यानी प्रोबेबल सिचुएशन. दूसरी है अप्रोक्सीमेट सिचुएशन. ठीक है, प्रोबेबली कम्स अंडर द पॉपुलेशन, यानी जब आपके पास बहुत ढेर सारे डेटा, मल्टीपल डेटा सेट्स रहते हैं, ढेर सारी पॉपुलेशन होती है डेटा की, और वहां पर आपको प्रोबेबिलिटी लगानी होती है, तो आप प्रोबेबली का इस्तेमाल करते हैं. फिर आप उसमें अप्रोक्सीमाइजेशन करते हैं, यानी उसकी अप्रोक्सीमेट डेटा निकालते हैं कि हाँ समथिंग रिलेटेड टू दिस पॉइंट दिस, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है. अगर हम बोले 9 इज द रियल वैल्यू, ठीक है, और दूसरी तरफ कहें 9.5, इट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. तो कोई भी लर्निंग मॉडल में सबसे पहले आप किसी भी सिस्टम में प्रोबेबल कंडीशन को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद आप अप्रोक्सीमेशन में जाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि क्या ये दोनों चीज करेक्ट हुई. यानी प्रोबेबली को देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन को देखेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि क्या ये दोनों चीज करेक्ट है. अगर है तो आपका लर्निंग मॉडल सक्सेसफुल हो गया. द मशीन विल स्टार्ट गोइंग टू लर्न. और अगर ये करेक्ट नहीं है, then the machine will not going to learn, it will hang somewhere down in the between, right? तो आगे देखते हैं. अब थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं. कि सपोज करिए मैंने एक हाइपोथेसिस स्पेस क्रिएट करके रखा है. सपोज दिस इज द हाइपोथेसिस स्पेस आई हैव क्रिएटेड ओवर हियर, राइट? ये एक हाइपोथेसिस स्पेस है, एंड सपोज सी इज द टारगेट फंक्शन. जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडरस्टैंडिंग का एक हाइपोथेसिस स्पेस होता है, तो उसी तरीके से अगर हमें कोई भी चीज लर्न करानी है, मशीन को कोई भी चीज लर्न करानी है, तो सबसे पहले हमें उस मशीन के लिए एक हाइपोथेसिस स्पेस क्रिएट करना होगा, राइट? तो फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द हाइपोथेसिस स्पेस. सेकंड क्या करेंगे, इस हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर एक टारगेट फंक्शन ले लेंगे. क्योंकि देखिए आपको कोई चीज लर्न क्यों होती है, सबसे पहले आप इनपुट डेटा लेते हैं, फिर इनपुट डेटा कहां जाता है, आपके हिडन लेयर में. और हिडन लेयर में क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म होता है, और उसी फंक्शन की हेल्प से आप समझ पाते हैं कि अच्छा ये डेटा जो है ये लीनियर है, अच्छा ये डेटा जो है ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, ओके ये this is not quadratic, this is multi quadratic, this is sigmoid and so on. तो कुल मिलाकर के पहला टास्क होता है किसी भी मशीन का कि इनपुट को लेना. दूसरा टास्क होता है थ्रू दैट कनेक्शंस ऑफ न्यूरल नेटवर्क इनपुट से हिडन लेयर में जाना, और हिडन लेयर में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. तो उसी तरीके से सबसे पहले आपको हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है, फिर उसके बाद आपको एक टारगेट फंक्शन लेना होता है. तो हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर आपके सारे इनपुट डेटा चलते चले आएंगे, राइट? सारे इनपुट डेटा चलते चले आ रहे हैं. उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक टारगेट फंक्शन लेना पड़ेगा कि ये सारे इनपुट डेटा को आप कंप्यूट कौन से फंक्शन से करोगे, राइट? इसमें कौन सा फंक्शन अप्लाई करोगे, तभी तो वो चीज को आप प्रोसेस कर पाओगे. तो प्रोसेसिंग का एक्चुअल मतलब अब जा करके आप लोगों को शायद समझ में आए कि प्रोसेसिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है. प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि टू टेक इनपुट डेटा एंड टू अप्लाई द मैथमेटिकल फंक्शन ओवर इट, देन वी कैन कॉल इट दैट द डेटा इज प्रोसेस्ड. अंडरस्टैंड? दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेसिंग थ्रू मैथमेटिकल फिगर्स. तो हमने क्या किया, एक हाइपोथेसिस स्पेस लिया, और उस हाइपोथेसिस स्पेस में हमने एक फंक्शन सी को जो है निर्धारित कर लिया, हमने उसको डिफाइन कर लिया, ड्रॉ कर लिया. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नाउ
इन ऑर्डर टू लर्न दिस फंक्शन, अब हमको इस फंक्शन को लर्न कराना है, अपनी मशीन को लर्न कराना है। तो हमने क्या किया, इन ऑर्डर टू लर्न दिस फंक्शन, यस, इन ऑर्डर टू लर्न दिस फंक्शन हमने क्या किया, वी गिवन दिस पर्टिकुलर हाइपोथेसिस स्पेस और दिस फंक्शन द लर्निंग डेटा और लेबल्स। हम लर्न कैसे, किस चीज को लर्न करा पाएंगे, अगर कोई भी फंक्शन हमारा अगर खाली पड़ा रहेगा तो हम किस चीज को लर्न करेंगे, उसको लर्न कराने के लिए हमको उसके अंदर लेबल्स असाइन करने होंगे, राइट? तो सबसे पहला काम क्या होता है, हाइपोथेसिस क्रिएट करना। दूसरा काम क्या होता है, हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर टारगेट फंक्शन तैयार करना, जिसको हम कहते हैं सी। तीसरा काम क्या होता है, उस टारगेट फंक्शन के अंदर लेबल्स डिफाइन करना। तो जैसे सपोज करिए हमने ये टारगेट फंक्शन बना लिया था, ये हाइपोथेसिस स्पेस बना लिया था। सपोज ये मेरा एक हाइपोथेसिस स्पेस है, this is probably my hypothesis space, and after creating the hypothesis space I have drawn a function, target function which is C। मैंने ये टारगेट फंक्शन बना लिया, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने टारगेट फंक्शन बनाया तो मैंने क्या किया, इसमें लेबल्स असाइन कर दिए। लेबल्स कैसे असाइन किए, देखिए मैंने हाइपोथेसिस स्पेस में माइनस यानी नेगेटिव लेबल्स दे दिए, इसको मैंने नेगेटिव मान लिया, और जो मैंने टारगेट फंक्शन बनाया था उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। अब क्या होता है, थर्ड पॉइंट क्या है, वी वांट टू कम अप विद द हाइपोथेसिस। अब देखिए ये जो आपका हाइपोथेसिस देख रहे हैं ये कैपिटल एच होता है, यानी ये एक्चुअल हाइपोथेसिस होता है। यानी हाइपोथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब हाइपोथेसिस, एक होता है कंप्लीट हाइपोथेसिस, और एक होता है सब हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस के अंदर हाइपोथेसिस, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूं एक बुक की, कि भाई ये डैन ब्राउन की एक बुक है, इसका नाम है द डा विंची कोड। तो बुक का नाम, अब वो एक बुक है, तो वो बुक है, तो ये एक हो गई हाइपोथेसिस, और इस हाइपोथेसिस को हम कहते हैं कंप्लीट हाइपोथेसिस, क्योंकि ये एक बुक है, ठीक। अब मैं अगर कहूं कि भाई ये जो बुक है, इस बुक का नाम है द डा विंची कोड, and it has been written by the writer whose name is Dan Brown, तो हम कहेंगे ये एक हाइपोथेसिस है जो सब हाइपोथेसिस है। अब उस बुक के अंदर की जो स्टोरी रहेगी, जो उसका कंटेंट रहेगा, वो क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा, किस तरीके से उसको प्लॉट किया गया है, और उस फंक्शन के अंदर जो सेंटेंसेस और जो वर्ड्स रहेंगे वो उसके डेटा सेट्स रहेंगे। तो इस तरीके से आपने कितनी चीजों में इसको डिस्क्रिटाइज किया, तब जा करके वो बुक आपको समझ में आई। तो सबसे पहले कंप्लीट हाइपोथेसिस, फिर सब हाइपोथेसिस, फिर सॉरी कंप्लीट हाइपोथेसिस, फिर टारगेट फंक्शन सी, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस। तो अब हमारा टास्क क्या है, वी वांट टू कम अप विद द हाइपोथेसिस एच। अभी हमने कंप्लीट हाइपोथेसिस बनाया था, अब हमको सब हाइपोथेसिस बनाना है। तो सब हाइपोथेसिस इसी टारगेट फंक्शन से ही ऐसे ड्रॉ कर लिया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए सपोज हमारा ये टारगेट फंक्शन था, ये सी था हमारा टारगेट फंक्शन, दिस इज माय टारगेट फंक्शन सी, ठीक है। तो इसी से ही निकल करके सब हाइपोथेसिस चलता चला आता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर बड़ी कॉमन सी चीज है जो मुझे आपको समझानी है, वो ये कि C is the original hypothesis which comprises that plus example are within C, ठीक है। C जो है ये एक ऐसा टारगेट फंक्शन था, एक ऐसा सब हाइपोथेसिस था जिसके अंदर पॉजिटिव एग्जांपल्स थे। और हमें क्या करना है, हमें जो पॉजिटिव एग्जांपल्स हैं वही हमारा रियल डेटा है, वही हमारा रियल डेटा है। उसको छोड़ करके जितनी चीजें हैं वो कोई भी रियल डेटा नहीं है। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें, इस पर्टिकुलर सी को देखें, ठीक है, और इसमें से जो हमने एक नया हाइपोथेसिस स्पेस
क्रिएट किया है तो हमको दिखाई देगा कि जहां पर हमारा ये जो वेकेंट स्पेस है, जो मैं रेड कलर से यहां पर मार्क करके दिखा रहा हूं आपको, लाइक दिस इज द ओनली एरिया जहां पर आपको पॉजिटिव सिंबल दिखाई दे रहे हैं। बाकी का ये वाला जो एरिया है आपके हाइपोथेसिस, आपके टारगेट फंक्शन सी का, बाकी का ये वाला जो एरिया आपके टारगेट फंक्शन सी का, उस एरिया में क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन भी आ जा रहे हैं, तो ये कंसिडर नहीं होगा। दिस इज द एरिया विच इज नोन एज एरर। और उसी तरीके से अगर आप देखें यहां पर एच में, तो एच में भी पॉजिटिव साइन एग्जैक्टली नहीं आ पा रहे हैं। दिस इज द एरिया विच इज नोन एज एरर। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डायग्राम से एक कॉन्सेप्ट में पहुंचते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वी वांट टू कम अप विद द हाइपोथेसिस एच। नाउ एच में नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू सी। एच जो है वो सी के बराबर एकदम 100% बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एच में, अगर हम एच की बात करें तो एच में निगेटिव है, और सी का मतलब है द एरिया विच ओनली प्रेजेंट द रेलेवेंट डेटा विच इज पॉजिटिव डेटा। हम कहते हैं कि हमने दो डेटा लिए हुए हैं, दो लेबल्स लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें पॉजिटिव डेटा हमारा रेलेवेंट डेटा है और नेगेटिव डेटा जो है हमारा वो इररेलेवेंट डेटा है। लेकिन एच के हाइपोथेसिस स्पेस में हमारा इररेलेवेंट डेटा आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एच हमारा सी के बराबर है। एंड दैट इज वाई जो सी में आ रहा है वो एच में नहीं आ रहा है, और जो एच में आ रहा है वो सी में नहीं आ रहा है। एंड दैट इज वाई वी हैव गिवन दिस नोशन दैट इट इज equals to this particular mathematical representation of this particular probability is C XOR H। आप समझते होंगे कि C XOR H का मतलब क्या है। यानी anything which is present in the hypothesis space H is not present in the hypothesis space C, and anything which is present in the hypothesis space C is not present in hypothesis space H। ठीक है, तो C says that this particular star or this part, C says that the area which is covered by C is not present in the hypothesis space area which is present in H, and H says that the area outside the H does not present in the hypothesis space C। यानी कहने का मतलब जो चीजें H के अंदर हैं वो C के अंदर नहीं, क्योंकि C के अंदर तो पॉजिटिव है और H के अंदर नेगेटिव है, तो H यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो इसलिए इस कॉन्ट्रडिक्शन की जब हमको पूरी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, जो पूरा रीजन निकालना होता है, इसको हम लोग कहते हैं रीजन अंडर द एरर, सॉरी एरिया अंडर द एरर रीजन। सो ये जो रीजन्स कहलाते हैं, ये रीजन्स क्या कहलाते हैं, दीज रीजन्स आर द एरर रीजन्स वेयर एज द रिमेनिंग इज द करेक्ट रीजन्स। अब देखो ये जो रीजन है, ये जो छोटे छोटे से जो रीजन है जो मैंने शेडेड कर रखे हैं, ये कौन से रीजन्स हैं, ये एरर रीजन है। और कंप्लीट रीजन कौन सा है जिसमें एरर नहीं है, वो ये रीजन है जहां पर आपको कंप्लीट यानी पूरी तरीके से पॉजिटिव सिंबल दिखाई दे रहे हैं। और हमको जो स्टडी करनी है वो इसी पर्टिकुलर रीजन की करनी है। हमको जो लर्निंग मॉडल तैयार करना है वो इसी पर्टिकुलर रीजन का तैयार करना है बाय रिड्यूसिंग द एरर। और इस तरीके से हम लोग किसी भी मशीन को मैथमेटिकल मॉडलिंग द्वारा उसका एरर रिड्यूस कर लेते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ C XOR H इज लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एप्सिलॉन एक एरर रीजन है, और हमको क्या करना है, C XOR H, यानी ये जो पर्टिकुलर ये जो है ये क्या है हमारा, ये एरर रीजन है, और हमको इस एरर रीजन की प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन से कम करनी है। समझ में आया कि अगर हमने यहां पर दो स्पेसेस बनाए हैं, सपोज करिए ये हमारा एक स्पेस है और ये हमारा दूसरा स्पेस है। अब यहां पर कुछ डेटा प्रेजेंट है और इस एरिया में कुछ डेटा प्रेजेंट है, राइट, इस एरिया में कुछ डेटा प्रेजेंट है। तो हमने कहा दैट दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज
सी, तो जो सी है वो तो कॉमन है, ठीक है, वो एक्चुअल डेटा है। तो जो सी के अंदर डेटा प्रेजेंट है, दीज डेटा आर द कॉमन डेटा। बट फॉर ए इट इज पॉसिबल दैट बी मे नॉट बी प्रेजेंट इन ए, तो ए बिकम्स एरर, क्योंकि ए में बी के कंटेंट नहीं हो सकते हैं। एंड फॉर बी इट मे बी पॉसिबल दैट द कंटेंट ऑफ ए मे नॉट बी प्रेजेंट इन बी, तो बी में भी ए के कंटेंट, ये भी हो सकता है कि बी में भी ए के कंटेंट ना हो, तो हम इस इक्वेशन में आ जाएंगे दैट इट इज बी एक्सॉर ए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये पर्टिकुलर रीजन, ये वाला पर्टिकुलर रीजन। तो इस रीजन को निकालने के लिए हमें पूरे एरर रीजन का जो एरर है उसको मार्जिनलाइज कर देना पड़ेगा, उसको कम कर देना पड़ेगा, और उसको कम करने के लिए हमने ये इक्वेशन आपके सामने ड्रॉ करी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एक्सॉर एच मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू एप्सिलॉन, जहां पर हम क्या करते हैं, इनिशियली वी वांट एच टू गेट इक्वल्स टू सी। सबसे पहले सी हम जब शुरुआत में जब देखते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम चाहते हैं सी को एच के बराबर कर लिया जाए। अगर सी एच के बराबर हो जाता है तब तो जाहिर सी बात है चीज ऑटोमेटिकली लर्नेबल हो जाएगी। लेकिन जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि अच्छा ये चीज हमारे हाइपोथेसिस स्पेस में आ भी रही है, ये चीज हमारे हाइपोथेसिस स्पेस में नहीं आ रही है, अब आप सोचिए, अब हम इसको थोड़ा सा मैथ से ऊपर उठ करके रियल टाइम में आते हैं। आप किसी भी चीज को पहली बार देखते हैं, सपोज करिए ये मोबाइल फोन मेरे सामने रखा हुआ है और मैं इस मोबाइल फोन को पहली बार अपनी आंखों के सामने ले करके आ रहा हूं, तो अभी तक मैंने समझा नहीं, जाना नहीं कि ये क्या है, कैसा है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये एक ऐसा यंत्र है जिससे बात हो सकती है, ठीक है। तो इसकी इसके बारे में 100% जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो मुझे ये जो पता है कि ये एक मोबाइल फोन है, ये आपका रेलेवेंट डेटा है, यानी ये आपका एग्जैक्ट डेटा है कि हाँ ये मोबाइल फोन है। लेकिन ये टैबलेट भी हो सकता है, ये कोई और डिवाइस भी हो सकता है ये पेजर हो। तो अब क्योंकि ये टैबलेट नहीं है और ये पेजर नहीं है, तो ये टैबलेट और पेजर ये क्या हो गए, ये दो एरर हो गए। लेकिन ये क्या है, ये मोबाइल है। तो हमें क्या करना होगा, इन दो एरर्स को रिड्यूस करना होगा हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर। और जैसे ही हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये टैबलेट नहीं है, हाँ ये पेजर नहीं है, तो हम किस कॉन्सेप्ट में आएंगे, 100% ये मोबाइल है। अब जब भी इस तरीके का डिवाइस किसी भी मशीन, सपोज मैं मशीन हूं, ये मेरे सामने आएगा, तो मैं तीन चीजें क्रिएट करूंगा, टैबलेट, पेजर एंड मोबाइल। फिर मैं एरर को रिड्यूस करूंगा दैट बाय अप्लाइंग द स्पैक मॉडल कि नहीं ये टैबलेट नहीं है, नहीं ये पेजर नहीं है। तब मैं किस कॉन्सेप्ट में आकर के बैठ जाऊंगा कि हाँ 100% ये मोबाइल ही है, एंड दैट इज हाउ आई कैन गिव दिस लर्निंग मॉडल टू अ मशीन। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एक मशीन को लर्नेबल बनाते हैं। आपने देखा होगा ढेर सारे रोबोट्स हैं, उनके सामने आप कोई भी डिवाइस रख देते हैं और वो बता देता है ओ दिस इज मोबाइल फोन। फिर आपने उसके सामने कोई दूसरा डिवाइस ला करके रख दिया तो वो उसको देख करके बता देगा। तो ऐसा वो कैसे कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर ढेर सारे डेटाज हम लोग डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें पैक मॉडल लगाते हैं, उसके अंदर लर्नेबिलिटी डालते हैं, और फिर उसके बाद वो एरर को रिड्यूस करता है अपने किसी भी डेटा को देख करके, और एरर को रिड्यूस करके वो 100% उस स्पेसिफिक डेटा में पहुंचता है और बताता है कि हाँ भाई ये जो डेटा है ये हमारा एक्चुअल डेटा है। तो उसी तरीके से मैथमेटिकली इसको इस तरीके से समझा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि भाई यहां पर C equals to H, so we want to bound the probability that an instance will occur in the region, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि हमें पर्टिकुलर डेटा को निकालना है, उसको फेच करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
प्रोबेबिलिटी को बाउंड करना पड़ेगा सो दैट द इंस्टेंस विल अकर इन दिस रीजन। यानी अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए हमको इस पर्टिकुलर डेटा में से ये रेलेवेंट डेटा निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरर रीजन को बाउंड करना पड़ेगा विद इन द स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी के रीजन